चैप्टर 241। अचानक पीछे से एक हाथ। कौन है? जब हर्बलिस्ट विभाग के स्टूडेंट्स अपने डॉर्म में लौटे तो अपने ही रहने की जगह से बाहर निकलते हुए तीनों प्रतिभाशाली लड़कों को देखकर उनके तो होश ही उड़ गए। अरे! शौर्य एकेडमी के टॉप 3 स्टूडेंट एक साथ नए लड़कों के डॉर्म में क्या कर रहे थे? और हैरानी यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी ही देर बाद वो तीनों फिर लौट आए और इस बार उनके हाथों में ढेर सारा खाना था। क्या सच में उनका इरादा यहीं लंबे समय तक टिकने का था? निया ने मन ही मन उम्मीद की थी कि ये चारों महाबली उसे अकेला छोड़ देंगे, लेकिन ये उम्मीद करना ही उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। मन न होते हुए भी उसे उनकी मौजूदगी सहनी पड़ी। अच्छी बात ये थी कि चारों का स्वभाव चंचल था। मरीज की सेवा करने में थोड़े रुखे थे, दवा देते समय जबरदस्ती, खाना खिलाते वक्त सख्ती, लेकिन उनका बर्ताव उसके साथ अच्छा ही था। 3 दिन तक बीमारी झेलने के बाद आखिरकार निया फिर से पहले जैसी चुस्त हो गई। 3 दिन से वो क्लास में नहीं गई थी। जड़ी बूटी और धनुष की क्लास की उसे ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन यदुराज जी के साथ उसकी गुप्त साधना को लेकर उसका मन बेचैन था। लगातार 3 दिन वो काला जादू विभाग नहीं पहुंची। उसे नहीं पता था कि यदुराज जी ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी होगी। उस रात निया ने चुपचाप काला जादू विभाग में घुसने का फैसला किया। डॉर्म के अंधेरे में जब वो दबे पांव आगे बढ़ रही थी तो हल्की सी आहट से तन्मय निझूमी की नींद खुल गई। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। आवाज की दिशा में देखा। फिर निया का खाली बिस्तर देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उधर जैसे ही निया काला जादू विभाग के प्रवेश द्वार तक पहुंची, जालिम की ठंडी आवाज उसके मन में गूंजी। सावधान रहो, आसपास कोई है। निया तुरंत ठिठक गई। उसने गर्दन घुमाकर चारों ओर ध्यान से देखा। जालिम बोला, एक ताकतवर जादूगर है। उसने अपने जादू से अपनी मौजूदगी दबा रखी है, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। पिछली गलती के बाद से जालिम और भी चौकन्ना हो गया था। चाहे सामने वाला कितनी भी सफाई से छिपा हो, उससे बचना आसान नहीं था। निया की भौहें तन गईं। काला जादू विभाग के दरवाजे के पास कोई क्यों छिपेगा? जैसे ही ये सवाल उसके मन में उठा, अंधेरे से एक जाना पहचाना साया धीरे धीरे बाहर आया। निया की मुट्ठियां अनायास भींच गईं। बोयान। उसकी सांस हल्की सी अटक गई। जालिम ने समय रहते उसे छिपा दिया था, इसलिए वो सामने नहीं आई। लेकिन क्या बोयान को उसके होने का आभास हो चुका था? वो यहाँ क्यों आया था? निया के दिल में एक अशुभ एहसास उठ खड़ा हुआ। उसे साफ लग रहा था बोयान का यहाँ होना यूं ही नहीं है। वो शौर्य एकेडमी का प्रमुख था, और जितना वो ऊपर से शांत और सहज दिखता था, उतना सरल वह बिल्कुल नहीं था। काला जादू विभाग के द्वार पर खड़ी बोयान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। ऐसी मुस्कान जैसे उसे सब पता हो। हालांकि उसने यदुराज जी से वादा किया था कि वो काला जादू विभाग के मामलों में दखल नहीं देंगे, लेकिन उस बच्चे को देखने की जिज्ञासा वो रोक नहीं पाए थे, जो मंथन ग्रह के क्रोध को चुनौती देकर श्रापों की राह पर चल पड़ा था। वो बेहद शक्तिशाली थे। उन्हें पहले से अंदाजा था कि वो बच्चा कहाँ छिपा है। एक मौका देखते ही वो धीरे धीरे उसी दिशा में कदम बढ़ाने लगे जहां निया छिपी हुई थी। हर कदम के साथ निया का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर आज वो उनके सामने आ गई तो मामला हाथ से निकल सकता था। प्रमुख बोयान खतरनाक इंसान थे। जैसे जैसे वो उसकी छिपने की जगह के करीब आते गए, निया की धड़कन और तेज हो गई। उसकी उंगलियां कांप उठीं। पसीने की हल्की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगीं। बस एक पल और वो भागने ही वाली थी कि
अचानक पीछे से एक बड़ी सी हथेली ने उसका मुंह कसकर दबा लिया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। सांस रुक सी गई। शरीर सख्त हो गया। अंधेरे में किसी की गर्म सांस उसके कान के पास महसूस हुई। और उसी पल निया को समझ आ गया। आज की रात सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं थी। किस्मत खुद उसके सामने खड़ी थी। लेकिन वो हाथ किसका था? मददगार, या कोई ऐसा राज जो अब तक परछाइयों में छिपा था? अगला पल तय करेगा कि निया बच पाएगी या फिर मंथन ग्रह का सबसे बड़ा रहस्य उजागर होने वाला है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 242। उम्मीद से बिल्कुल उल्टा। पसीने की हल्की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगीं। बस एक पल और वो भागने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक बड़ी सी हथेली ने उसका मुंह कसकर दबा लिया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। सांस रुक सी गई। शरीर सख्त हो गया। अंधेरे में किसी की गर्म सांस उसके कान के पास महसूस हुई। आवाज मत निकालना। गर्म सांस उसकी गर्दन से टकराई और कान के पास धीमी फुसफुसाहट गूंजी। निया का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वहां कोई और भी मौजूद है। उसने धीरे से सिर घुमाया और सामने आर्यन का खूबसूरत, शांत चेहरा दिखा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये यहां क्या कर रहा है? निया ने चौंक कर उसे देखा। उसी वक्त उसने मन ही मन जालिम से पूछा, तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ? जालिम कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैंने इसकी मौजूदगी महसूस नहीं की। मैं पूरा ध्यान बोयान पर लगाए था। उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी। वो खुद भी इस चूक से हैरान था। निया अभी यही सोच ही रही थी कि तभी बोयान और करीब आ गए। उनके कदम नपे तुले थे, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। जब आर्यन ने देखा कि बोयान रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो उसने बिना देर किए निया का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां मजबूत थीं, पकड़ सख्त। और अगले ही पल वो उसे खींचकर उनके छिपने की जगह से बाहर ले आया। अचानक सामने दो परछाइयां उभर आईं। बोयान ठिठक गए। उनकी आंखों में हल्की हैरानी चमकी। उन्हें यकीन था कि वहां सिर्फ एक ही आभास था, लेकिन सामने दो लोग खड़े थे। आर्यन ने हमेशा की तरह झीली सी मुस्कान के साथ कहा, शुभ संध्या प्रमुख जी। बोयान ने दोनों को गौर से देखा। उनकी आंखों में सोच की गहराई थी, चेहरे पर भाव जटिल। वो कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक तेज कदमों की आहट गूंजी। तीन पतले, चुस्त साए उनकी ओर बढ़ते आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने काला जादू विभाग के दरवाजे पर प्रमुख बोयान को खड़ा देखा, तीनों वहीं रुक गए। बोयान की भौं हल्की सिकुड़ी। जब उन्होंने सामने खड़े 5 स्टूडेंट्स को देखा तो उनकी त्योरियां और चढ़ गईं। सामने खड़े थे पुजारी विभाग से यंकेश, लड़ाकू विभाग से यादनेश, जादूगरी विभाग से आर्यन और जड़ी बूटी विभाग के पहले साल के 2 स्टूडेंट, निया जो इस वक्त निशांत के भेस में थी, और तन्मय निझूमी। पांचों इस वक्त काला जादू विभाग के दरवाजे पर। ये सब यहां क्या कर रहे थे? बोयान आज यहां आए थे सिर्फ एक वजह से, यदुराज जी के उस रहस्यमयी शिष्य को देखने। वो आज उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, लेकिन जाल में कुछ और ही फंस गया था। ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। प्रमुख जी। तन्मय ने पलकें झपकाईं, फिर आदर से झुककर अभिवादन किया। यंकेश और यादनेश ने भी झुककर प्रणाम किया। हालांकि सिर झुके थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार आर्यन और निया की ओर जा रही थीं। बोयान ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम्हें सोना चाहिए था। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर छिपी नाराजगी साफ महसूस हो रही थी। उन 5 बच्चों ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया था। बोयान भले ही धैर्यवान स्वभाव के थे, पर इस समय वो प्रसन्न नहीं थे। आर्यन ने कंधे उचकाए, होठों पर वही लापरवाह मुस्कान। कुछ खास नहीं।
हम बस आज रात काला जादू विभाग में चुपके से अंदर जाकर देखना चाहते थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि प्रमुख जी यहां मिलेंगे। उसने बिल्कुल सहज लहजे में कहा। काला जादू विभाग में चोरी छिपे घुसना ये पहली बार नहीं था। सबको श्रापों की राह से डर लगता था, लेकिन उसी में छिपा रहस्य और खतरा नौजवानों को खींच लाता था। शौर्य एकेडमी के कई स्टूडेंट पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके थे। वो रात में चुपके से यहां घुसते, लेकिन ज्यादातर को रात का पहरेदार पकड़कर वापस डॉर्म भेज देता। बोयान कुछ क्षण मौन रहे। आज वो एक नए काला जादू के शिष्य को पकड़ने आए थे, लेकिन हाथ लगे ये 5 शरारती स्टूडेंट। रात की हवा अचानक भारी हो गई। निया ने चुपचाप सिर झुकाए रखा। बाहर से वो एक लड़के की तरह स्थिर खड़ी थी, लेकिन अंदर उसकी धड़कनें अब भी बेकाबू थीं। क्या बोयान को कुछ शक हुआ, या वो अभी भी अपने असली निशाने की तलाश में थे? और सबसे बड़ा सवाल, आर्यन सही वक्त पर वहां पहुंचा कैसे? रात अभी खत्म नहीं हुई थी, और ये तो बस शुरुआत लग रही थी, क्योंकि प्रमुख बोयान की अगली नजर जिस पर टिकेगी, वो किसी की किस्मत बदल सकती थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 243। और कितने नाम और भैंस है तुम्हारे? उन लोगों की वो बात सुनते ही, क्या तुम्हें हमारी शौर्य एकेडमी के नियम याद नहीं हैं? बोयान जी की आवाज सख्त हो गई। उनकी भौहें तन गईं। काला जादू विभाग ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी स्टूडेंट बिना इजाजत चला जाए। आर्यन ने बिना एक पल गवाए अपनी गलती मान ली, लेकिन बोयान जी पहले ही समझ चुके थे कि ये लोग यदुराज जी के स्टूडेंट नहीं हो सकते। तीनों अपने अपने विभाग के टॉप स्टूडेंट थे। तन्मय निझूमी और निशांत जड़ी बूटी विभाग के पहले साल के स्टूडेंट थे। पांचों अपने अपने रास्ते में बहुत काबिल थे। बीच में काला जादू का रास्ता पकड़ लेना उनके लिए नामुमकिन था। इसलिए यदुराज जी के शिष्य होने की संभावना बिल्कुल शून्य थी। माफ कीजिए बोयान जी, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। बस जिज्ञासा थी। आगे से ऐसा नहीं होगा। तन्मय और बाकी दोनों चुपचाप उसके पास आकर खड़े हो गए। सिर झुका लिया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शरारती लड़के रंगे हाथ पकड़े गए हों। बोयान जी ने कई सालों से खुद किसी को पढ़ाया नहीं था, लेकिन एकेडमी के प्रमुख होने के नाते उभरती प्रतिभाओं पर उनकी नजर रहती थी। निशांत को छोड़ दें तो बाकी चारों 5 बड़े कुलों के वारिस थे। अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर कोई काला जादू का खतरनाक रास्ता नहीं चुनेगा, ये साफ था। बोयान जी ने गहरी सांस ली। इस बार छोड़ देता हूं, लेकिन अभी तुरंत अपने अपने हॉस्टल जाओ। अगर दोबारा किसी को यहां भटकते देखा तो सजा तय है। धन्यवाद बोयान जी, पांचों ने एक साथ कहा। अब भी खड़े क्यों हो? उनकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी। पलक झपकते ही पांचों वहां से गायब। निशांत यानी निया अंदर ही अंदर हक्की बक्की थी। अभी जो योजना बनी थी वो यूं अचानक बदल जाएगी, उसने सोचा भी नहीं था। आर्यन उसका हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर वे सीधे हॉस्टल नहीं गए, बल्कि एकेडमी के बाग में बने शांत मंडप की ओर मुड़ गए। चांदनी हल्की हल्की जमीन पर गिर रही थी। निया ने सामने खड़े चारों को देखा और मन ही मन लंबी सांस ली। आर्यन बाहें मोड़े खड़ा था, चेहरे पर शांति, पर आंखों में तेज। वो धीरे से झुका, होठों पर चालाक मुस्कान तैर गई। तो बताओ, तुम्हें क्या कहें? निशांत या शाहरुख, या फिर कोई और नाम भी है तुम्हारा?
निया का दिल एक पल को थम गया। मतलब उसे सब पता था। तन्मय का चेहरा अजीब हो गया। वो कभी निया को देखता, कभी आर्यन को। फिर अचानक उसने आर्यन को पीछे खींच लिया। धीरे से बुदबुदाया, आधी रात है, डराओ मत उसे। आर्यन ने कंधे उचकाए, नजरें हटाई नहीं। जब हम तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग में थे, उसने धीरे धीरे कहा, तब लगा था कि शाहरुख और निशांत में कुछ समानता है। तब ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब तुम जड़ी बूटी विभाग से बीमार होकर छुट्टी पर थे, उसी वक्त शाहरुख भी गायब हो गया। उसने हल्का सा झुककर आंखों में आंखें डाल दी। इतना बड़ा इत्तेफाक? क्या कहते हो छोटे? निया के गले में जैसे शब्द अटक गए। दिल की धड़कन तेज, चेहरा शांत रखने की कोशिश, पर हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। क्या अब उसका भेस उतरने वाला था, या अभी खेल बाकी था? लेकिन निया नहीं जानती थी कि आर्यन ने सिर्फ उसका राज नहीं पकड़ा था, बल्कि उसके पीछे छुपी एक और गहरी सच्चाई तक भी पहुंच चुका था, जो अगली सुबह तूफान बनकर फूटने वाली थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 244। क्या निया बताएगी अपने दोस्तों को सच्चाई? अब तक कहानी में शौर्य एकेडमी की उस रात ने सब कुछ बदल दिया। निशांत के भेस में छुपी निया का राज उसके अपने साथियों के सामने खुलने की कगार पर आ गया। और अब सवाल था, क्या दोस्ती सच से मजबूत होगी या सच दोस्ती को तोड़ देगा? शाहरुख और निशांत, ये उसके दो अलग भेस थे। दोनों की कदकाठी छोड़ दे तो कोई समानता नहीं थी। इसी वजह से तो वह तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग में बिना शक के दाखिल हो पाई थी। तो फिर इन लोगों ने उसकी दोनों पहचान में समानता कैसे पकड़ ली? उसके दिमाग में बिजली सी कौन थी? उसे साफ याद था, जब वह हॉस्टल से निकली थी, तन्मय गहरी नींद में था। लेकिन अभी वो पूरी तरह तैयार खड़ा था। मतलब ये सब यूं ही नहीं आया था। इन्हें पहले से शक था। बस उसकी एक गलती का इंतजार था। और आज रात उसने खुद अपने हाथों से पर्दा हटा दिया था। आर्यन ने चांदनी में खड़े खड़े मुस्कराते हुए कहा, अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो क्या तुम वही काला जादू वाले हो जिसे बोयान जी ढूंढ रहे हैं? उसकी पतली काया चांद की रोशनी में सीधी और स्थिर दिख रही थी, पर उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें गहराई थी और परख भी। आर्यन की बात खत्म होते ही यंकेश, यादनेश और तन्मय, तीनों की नजरें एक साथ निशांत पर टिक गईं। साफ था, ये शक सिर्फ आर्यन का नहीं था। चारों काफी समय से यही सोच रहे थे। तन्मय के चेहरे पर उधेड़ बुन साफ दिख रही थी। वो जैसे आर्यन को रोकना भी चाहता था और अपने दोस्त के बारे में सच्चाई जानना भी। होंठ हिले, पर शब्द बाहर नहीं आए। निया चारों को देखती रह गई। शुरू से ही इन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। अगर उस रात ये लोग न होते तो वह बोयान जी के जाल में फंस चुकी होती, जैसे परीक्षा के समय हुआ था, जब आर्यन और तन्मय ने बेहतरीन अभिनय कर उसका राज छुपाया था। क्या उसे सच बता देना चाहिए? दिल और दिमाग लड़ रहे थे। वो जानती थी, ये चारों साधारण लोग नहीं हैं, बड़े कुलों से आते हैं। अगर भविष्य में वह जटायु परिवार की उत्तराधिकारी बनी, तो क्या ये उसके दोस्त रहेंगे?
या दुश्मन बन जाएंगे? भविष्य कोई नहीं जानता। शौर्य एकेडमी का बाग एकदम शांत था। हवा भी जैसे ठहर गई हो। चारों उसकी ओर देख रहे थे, उसके जवाब का इंतजार। निया ने होंठ भींच लिए। अगर वह अभी एक श्राप चला दे तो शायद यहां से निकल सकती है। पर क्यों उसके हाथ उठ ही नहीं रहे थे? वो इन लोगों पर हमला नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक तन्मय आगे बढ़ा। उसने झुंझलाहट में सिर खुजलाया, फिर बिना कुछ सोचे निशांत को अपनी बाहों में खींच लिया। छोड़ना, उसकी आवाज में सच्चाई थी। अगर छोटा बताना नहीं चाहता तो मत पूछो। उसने आर्यन की ओर देखा। कुछ तो वजह होगी। क्या उसके अलग अलग नाम होने से हमारी दोस्ती बदल जाएगी? उसकी पकड़ मजबूत थी, गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। और मान लो ये सच में शाहरुख है या काला जादू करता है तो क्या हुआ? उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अगर ये न होता तो हम में से कोई भी बैंगनी क्लास तक नहीं पहुंचता। वो हंसा नहीं, आंखें गंभीर थीं। उसे निशांत को यूं उलझा हुआ देखना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसकी हमेशा वाली मुस्कुराती शक्ल का आदी था। ये पहली बार नहीं था जब तन्मय ने उसके कंधे पकड़े थे, पर आज पहली बार निया ने उस गर्माहट को महसूस किया। दिल में हलचल सी हुई, आंखें अनजाने में नरम पड़ गईं। क्या वो सचमुच इन पर भरोसा कर सकती है? निया ने धीरे से आंखें उठाईं, और जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, अचानक बाग के अंधेरे कोने से किसी की हल्की सी आहट सुनाई दी, मानो कोई और भी इस पूरी बातचीत को सुन रहा हो। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 245। क्या मैं सच में तुम्हारे ध्यान के लायक हूं? अब तक कहानी में निशांत के भेस में छुपी निया का राज उसके अपने साथियों के सामने खुल चुका था। पर आरोप या गुस्से की जगह उनके चेहरों पर चिंता थी। अब सच से भी बड़ा सवाल था, क्या ये दोस्ती सिर्फ साथ पढ़ने तक थी या सच में दिल से जुड़ी थी? तन्मय निझूमी भले ही छेड़खानी करने वाला, थोड़ा बचकाना स्वभाव का और जड़ी बूटी में कमजोर था, पर एक बात निया को माननी पड़ी, वो हमेशा उसके आगे ढाल बनकर खड़ा हुआ था। कई बार तो बिना वजह के भी निया की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। अगर वो खुद से सच बोले तो उसने कभी भी तन्मय को खास महत्व नहीं दिया था। उसने उससे अच्छे संबंध इसलिए बनाए रखे ताकि बेवजह की परेशानियों से बच सके, और उसकी पहचान के कारण भी। पर किस्मत देखो, उसकी औपचारिकता के बदले उसे सच्चाई मिली थी। उसका दिल पत्थर का तो नहीं था, फिर वो कैसे न पिघलती? आर्यन ने तन्मय को इस तरह उसके सामने खड़े देखा तो हल्का सा हंस पड़ा। फिर उसने सिर उठाकर अंधेरे आसमान में टंगे चांद को देखा। उसकी आवाज से हमेशा वाली आलस भरी नरमी गायब थी। अब उसमें धार थी, ठंडक थी। तुम्हें सच में लगा कि मैं ये सब सिर्फ उसकी पहचान जानने के लिए कर रहा था? तन्मय चुप रहा। बचपन से दोस्त थे दोनों, फिर भी कई बार उसे समझ नहीं आता था कि आर्यन के दिमाग में क्या चल रहा है। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सीधा निशांत की तरफ देखा। आज उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। सोचा है, आज रात बोयान जी काला जादू विभाग में क्यों आए थे? उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द भारी। अगर हम समय पर वहां नहीं पहुंचते तो शायद तुम कल अपने रूममेट को देख भी नहीं पाते। क्या मतलब? तन्मय चौंक गया। उसका हाथ अनजाने में ढीला पड़ गया। आर्यन की नजरें और पैनी हो गईं। मंथन ग्रह में काला जादू करने वालों के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये हम सब जानते हैं।
शौर्य एकेडमी में काला जादू विभाग तो है, पर क्या तुमने कभी वहां एक भी स्टूडेंट देखा है? सन्नाटा। तो फिर बोयान जी हर हाल में उस काला जादू करने वाले को ढूंढना क्यों चाहते हैं? वो विभाग के बाहर पहरा क्यों दे रहे थे? उसकी आवाज अब तेज नहीं थी, पर असर तलवार की तरह था। तन्मय, तुम बहुत सीधा सोचते हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं छोटे से उसकी सच्चाई इसलिए नहीं पूछ रहा था कि मेरी जिज्ञासा शांत हो जाए। मैं जानना चाहता था कि उसके सामने कौन सा खतरा खड़ा है। अगर कल उसके साथ कुछ हो गया, तो हम अंधेरे में हाथ पैर मारते रह जाएंगे, और जब तक समझ आएगा, तब तक मदद करने का मौका भी हाथ से निकल चुका होगा। उस पल आर्यन वैसा नहीं था जैसा सब उसे जानते थे। वो आलसी, मुस्कराता हुआ लोमड़ी जैसा लड़का नहीं था। वो किरीन नीलामी घर के तीसरे युवा प्रमुख जैसा दिख रहा था, जिसकी एक नजर से व्यापारी कांप जाते हैं। हर शब्द में वजन था, हर वाक्य में चोट। तन्मय बिल्कुल चुप। उसे अंदाजा ही नहीं था कि निशांत की पहचान इतनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। निया, वो तो और भी ज्यादा स्तब्ध थी। उसे हमेशा लगता था आर्यन एक पहेली है, कम उम्र में ही बेहद गहरा और समझदार। इसी वजह से वो हमेशा उसके सामने बोलते वक्त सावधान रहती थी। पर आज उसे एहसास हुआ, वो सिर्फ चालाक नहीं है, वो उसकी चिंता करता है। वो उसकी पहचान जानना इसलिए चाहता था, ताकि वक्त आने पर उसकी ढाल बन सके। निया की सांसें धीमी हो गईं। उसने यंकेश और यादनेश की तरफ देखा। दोनों हमेशा कम बोलते थे, पर आज उनके चेहरों पर भी वही चिंता थी। क्या ये सब सच में उसके लिए परेशान थे? पर क्यों? वो कौन थी? उनके सामने उसकी क्या हैसियत थी? वो बड़े घरानों से थे, उच्च स्थान, प्रभाव, ताकत। उसके पास क्या था जो बदले में दे सके? उसकी आवाज हल्की कांप गई। तुम लोग मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? क्या मैं सच में तुम्हारे ध्यान के लायक हूं? आर्यन ने भौं उठाई। तुम सच में मूर्ख हो क्या? उसने हल्का सा तिरछा मुस्कराकर कहा। भूल गए क्या? हम एक टीम हैं। उसकी आवाज अब शांत थी, पर बेहद साफ। अपने साथी की फिक्र करना क्या अजीब बात है। निया का दिल जैसे एक पल को रुक गया। साथी, ये शब्द उसके सीने में गूंजता रहा। वो जिसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, आज उसके सामने 4 लोग खड़े थे, जो बिना शर्त उसके साथ खड़े रहने को तैयार थे। लेकिन क्या किस्मत इतनी आसान होती है? उसी पल बाग के बाहर कहीं दूर सूखी टहनी के टूटने की हल्की सी आवाज आई, और 5 की नजर एक साथ अंधेरे की ओर उठ गई, मानो कोई परछाई चुपचाप उनकी हर बात सुन रही हो। चैप्टर 246। सामने आ गई असली पहचान। अब तक कहानी में निया ने आखिर अपने साथियों के सामने अपना सच खोल दिया, पर सच सुनकर टूटने के बजाय वो चारों और भी मजबूती से उसके साथ खड़े हो गए। अब बारी थी उस सच को पूरी तरह सामने रखने की। निया चारों को हैरानी से देखती रह गई। वो दिल से मानती थी, उसने कभी भी इन लोगों को अपना साथी नहीं माना था। एक चोर के तौर पर वो हमेशा अकेली चली थी, चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों न हो। उसे खुद ही उनसे निकलना पड़ता था। धीरज जी और सिद्धार्थ उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, क्योंकि वो उनका परिवार थी। यधुरा जी उसके प्रति दयालु थे, क्योंकि वो काला जादू की आखिरी उम्मीद थी, और उनकी शिष्या भी। पर ये लोग साथी, हाँ, निया ने धीरे से बुदबुदाया। ये शब्द जाना पहचाना था, पर उसके लिए अजीब ही। पिछले जन्म में संगठन की ट्रेनिंग के दौरान उसे अपने ही कई साल पुराने साथियों को मारना पड़ा था। साथी शब्द उसके लिए एक ऐशोआराम जैसा था, जो उसने कभी सीखा ही नहीं। शायद अब सीखने का समय आ गया था।
उसके चेहरे पर उलझन भरी भावनाएं धीरे धीरे साफ होने लगी, जैसे अचानक उसे कोई गहरी समझ मिल गई हो। उसने सिर उठाकर सामने खड़े चारों लड़कों को देखा, हल्की मुस्कान के साथ बोली, इतनी सच्चाई से मांग रहे हो तो ठीक है, मैं बताती हूं। मैं निशांत हूं और शाहरुख भी मैं ही हूं। टेस्ट के समय जो काला जादू कर रहा था वो भी मैं थी। मेरी असली पहचान। उसने एक पल के लिए गहरी सांस ली। मैं धीरज जटायु की सगी पोती, जटायु परिवार की 7वीं बेटी निया हूं। निया? चारों एक साथ चौंक पड़े। निया ने सिर्फ 2 पहचान नहीं बताई थी, उसने अपना सबसे बड़ा पत्ता खोल दिया था। तन्मय के होंठ खुद ब खुद हिले। निया, वो तो जटायु परिवार की। वो अचानक रुक गया। उसने सामने खड़े छोटे से लड़के को देखा, जो असल में एक लड़की थी और जिसकी आंखों में चमक और समझदारी थी। रंगून साम्राज्य में ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि जटायु परिवार की 7वीं मिस जन्म से ही मानसिक कमी से ग्रस्त थी। वो बेकार समझी जाती थी, ना जादू सीख सकती थी, ना शारीरिक साधना कर सकती थी। सबको यही पता था, पर सामने खड़ी लड़की, उसकी आंखें लोमड़ी जैसी तेज थी। रुको, तन्मय ने सिर पकड़ लिया। ये कैसे हो सकता है? तुम तो, वो शब्द ढूंढ नहीं पा रहा था। कहाँ है वो बेवकूफ लड़की जिसकी चर्चा सब करते थे? ये तो चालाकी में सबको मात दे दे। निया ने भौं उठाई। असल में मुझे भी एक बात कहनी है। तभी अब तक चुप खड़ा यंकेश अचानक बोला, क्या? यादनेश ने उसकी तरफ देखा। यंकेश ने चारों साथियों पर नजर डाली, फिर उसकी नजर निया पर टिक गई। तुम लोगों को अभी जो उसने कहा, उसमें एक बड़ी बात छुपी है, ध्यान दिया? तन्मय पूरी तरह उलझा हुआ था। क्या बात? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। आर्यन हल्का सा हंसा। उसने कहा, वो निशांत है और शाहरुख भी वही है। टेस्ट वाला काला जादू भी वही कर रही थी। उसने तिरछी मुस्कान के साथ आगे कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शाहरुख शारीरिक साधना करता है और काला जादू करने वाले श्राप का अभ्यास करते हैं। सन्नाटा। एक पल के लिए सबके दिमाग जैसे रुक गए। फिर जादू और शारीरिक साधना दोनों की साथ में साधना। तन्मय जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें बाहर आने को थी। वो निया को ऐसे घूर रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। निया ने मासूमियत से पलकें झपकाई। उसने तो बस सच बताया था। तुम मजाक कर रही हो क्या? तन्मय ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। जादू और शारीरिक साधना दोनों की साथ में साधना, ये तो इंसानों में गिने चुने ही कर पाते हैं। और तुम? वो उंगली उठाकर बोला, तुम जड़ी बूटी में भी टॉप हो। उसने गहरी सांस छोड़ी। तुम आखिर हो क्या? इंसान भी हो या कुछ और? हवा में हैरानी तैर रही थी, पर निया के चेहरे पर बस हल्की मुस्कान थी। उन्हें क्या पता, उसकी ताकत का असली कारण अभी भी छुपा है, और जब वो राज खुलेगा तो शायद ये रात जितनी शांत है उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 247। फूलों के बीच से गुजर गया पर खुशबू तक महसूस नहीं। अब तक कहानी में निया ने अपनी असली पहचान खोल दी और साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर असली तूफान अभी बाकी था। क्या वो इस दुनिया में लोगों का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए ही आई थी? तन्मय निझूमी का दिमाग पूरी तरह हिल चुका था। हैरानी और जोश में वो सीधा निया को कसकर गले लगाने आगे बढ़ा। दिल की हालत शब्दों से बाहर थी, लेकिन उसके हाथ फैलते उससे पहले ही आर्यन ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। ए छुपे रुस्तम, क्या करने जा रहा है? तन्मय ने घूरते हुए कहा।
उसका मूड वैसे ही बिगड़ा हुआ था। आर्यन खुद भी असामान्य रूप से ताकतवर था। ऊपर से निया 3 विद्या साथ में सीख रही थी। ये सब पागलपन था, बिल्कुल पागलपन। आर्यन ने माथा पकड़ लिया। एक बात याद दिला दूं, निया जटायु परिवार की 7वीं मिस है। हाँ तो 7वां यंग मिस। तन्मय का चेहरा अजीब हो गया। उसका जबड़ा धीरे धीरे नीचे गिरा। उसने मुस्कुराती हुई निया को घूरा। मुझे लगता है हमें सबसे ज्यादा चिंता तन्मय के दिमाग की करनी चाहिए, यंकेश ने बेरहमी से कहा। हाँ, समझ ही असली चीज है। यादनेश ने गंभीरता से सिर हिलाया। तन्मय ने सूखा सा घूंट भरा। कांपते हाथ से उसने धीरे से निया की बाह पकड़ी। शाह तुम लड़की हो? निया ने चुपचाप सिर हिला दिया। तन्मय जोर से कराहा और दोनों हाथों से चेहरा ढककर घूम गया। हे ऊपर वाले! वो 2 महीने तक एक लड़की के साथ एक ही कमरे में सोता रहा। उसे याद आया, कई बार उसने उसे कंधों से पकड़कर हिलाया भी था, गले भी लगाया था। यादनेश ने नाटक करते हुए गहरी सांस ली। फूलों के बीच से गुजर गया, पर खुशबू तक महसूस नहीं की। कैसे पहचान नहीं पाया? यंकेश ने नाक सिकोड़कर कहा। शायद जानबूझकर अनदेखा किया हो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तन्मय लगभग रोने वाला चेहरा बनाकर निया के सामने आ खड़ा हुआ। मैं कोई खराब आदमी नहीं हूं। उसे एक और मौका मिलना चाहिए। निया हंस पड़ी। उसके चेहरे पर खिलखिलाहट थी। उसे तन्मय की हरकतों से जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। वो अभी सिर्फ 13 साल की थी। अभी उसकी उम्र भी पूरी तरह नहीं बदली थी। सीना तो बिल्कुल समतल मैदान जैसा था। तन्मय ने राहत की सांस ली। लेकिन निया ने जो कुछ बताया था, उसे पचाने में सबको समय लग रहा था। यहां तक कि आर्यन भी कुछ देर तक चुप बैठा सोचता रहा। फिर वो अपनी पुरानी ढीली ढाली मुद्रा में कुर्सी पर बैठ गया। हर्बलिस्ट, तीर धनुष वाली तीरंदाज, काला जादू, शातिर चोर। उसने उंगलियां गिनते हुए कहा। और क्या क्या छुपा रखा है हमारे लिए, निया? निया ने हल्की मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। अभी के लिए बस इतना ही। जटायु, सालिम, सील, जादुई अंगूठी और परिवार में उसका आने वाला स्थान, इन सब की बात अभी नहीं। उसे नहीं पता था ये चारों इतना और सुन भी पाएंगे या नहीं। अगर तुम्हारी तुलना शौर्य एकेडमी के बाकी प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स से करें, तन्मय ने सिर खुजलाया, तो वो सबब पूरी तरह बेकार लग रहे हैं। उसने एक तिरछी नजर आर्यन पर भी डाली, जो जादूगरी विभाग का सबसे नामी जादूगर प्रशिक्षु था। आर्यन ने थोड़ी सहलाई। मुझे तो अब ये जानने की उत्सुकता है, बोयान अचानक काला जादू विभाग में क्यों आए थे? उसकी नजरें निया पर टिक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहते हों। निया ने शांत स्वर में जवाब दिया। ये पहली बार नहीं था। पहले भी वो लगभग मुझे पकड़ ही लेते, लेकिन उस बार मेरे टीचर यदुराज जी ने मुझे बचा लिया। हवा अचानक भारी हो गई। बोयान, महाधीश स्तर के इच्छाधीश, अगर उन्होंने सच में शक कर लिया था, तो आगे रास्ता आसान नहीं होने वाला था। और शायद अगली बार कोई भी बीच में बचाने नहीं आ पाएगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 248। आखिर बोयान से बचकर अपने गुरुदेव से कैसे मिलेगी निया? अब तक कहानी में बोयान अचानक काला जादू विभाग के बाहर दिखे।
और निया का दिल धक से रह गया। क्या वो सच में उसी का इंतजार कर रहे थे या फिर खेल कुछ और ही था? उस समय उन्होंने मुझे काला जादू विभाग की अकेली स्टूडेंट बनने की इजाजत दी थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो आज रात यहाँ आ जाएंगे। उन्होंने मेरे टीचर यदुराज जी से वादा किया था कि अगले आधे साल तक मुझे परेशान नहीं करेंगे। निया की आवाज धीमी थी, लेकिन माथे पर हल्की लकीरें उभर आई थी। बोयान का यूं अचानक सामने आ जाना अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वो आखिर चाहते क्या थे। आर्यन कुछ सोचते हुए निया को देखने लगा। साफ था, बोयान उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन ये बात उनके पुराने वादे से मेल नहीं खा रही थी। वो धीरे धीरे बोला, मंथन ग्रह पर काला जादू करने वाले लोग हमेशा से वीरान कर दिए गए हैं। हजारों एकेडमियों ने तो सालों पहले ही अपना काला जादू विभाग तोड़ दिया था। सिर्फ शौर्य एकेडमी ही है जिसने उसे अब तक संभाल कर रखा है। उसने थोड़ी सहलाई। बहुत लोगों ने बोयान के इस फैसले पर शक किया था। सबको लगता था, जब कोई पढ़ने वाला ही नहीं तो विभाग बचाकर रखने का क्या मतलब? लेकिन वो अपने फैसले पर डटे रहे। उसकी आंखों में चमक उभरी। अब लगता है मामला उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। निया ने चुपचाप सिर हिलाया। मुझे भी बोयान का बर्ताव अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे वापस काला जादू विभाग जाना ही होगा। मेरे टीचर वही हैं। उसने होंठ भींच लिए। अगर बोयान ऐसे ही पहरा देते रहे तो एक न एक दिन वो उसे पकड़ ही लेंगे, चाहे उनका मकसद कुछ भी हो। निया अभी अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी। आर्यन ने सीधे कहा, आज रात तो तुम वहां नहीं जा पाओगी। वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक जिस इंसान का इंतजार है उसे पा न लें। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। निया ने कंठी दबाई। तो फिर मैं कल जाऊंगी। 3 दिन हो चुके थे उसे विभाग गए हुए। उसे चिंता हो रही थी। क्या यदुराज जी भी उतने ही बेचैन होंगे? अब तक चुप बैठे यंकेश ने थोड़ा सोचकर कहा, कल सुबह बोयान की पुजारी विभाग में क्लास है। तुम उसी समय चली जाना। आज जो हुआ सब टीचर को बता देना। शायद उनके पास कोई उपाय हो। यादनेश ने उत्सुकता से पूछा, निया, तुम्हारे टीचर भी काला जादू करते हैं? हाँ। आर्यन ने गहरी सांस ली। मैंने नहीं सोचा था कि शौर्य एकेडमी में अब भी कोई काला जादू करने वाला बचा होगा। अगर वो इतने सालों से दबाव और शिकार से बचा है, तो साधारण आदमी तो नहीं हो सकता। उसकी आवाज गंभीर हो गई। जब अलग अलग महाद्वीपों की सेनाएं मिलकर काला जादू करने वालों को खत्म करने निकली थी, वो एक भयानक त्रासदी थी। नामचीन लोगों को साम्राज्यों से निकाल दिया गया। जिन्होंने मना किए हुए श्राप किए, उन्हें सेना ने खत्म कर दिया। कुछ लोग मंथन ग्रह छोड़कर भाग निकले। कुछ वीरान भूमि में छिपकर जैसे तैसे जिंदा रहे। रंगून साम्राज्य समेत ज्यादातर जगहों पर अब एक भी काला जादू करने वाला नहीं मिलता। इसीलिए किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि शौर्य एकेडमी के काला जादू विभाग में कोई छिप कर रह रहा होगा। अगर वो सच में बच निकले थे और बोयान की खुली अनुमति भी उन्हें मिली थी, तो इसका मतलब साफ था, वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। आर्यन और बाकी सबके मन में जिज्ञासा तो थी, लेकिन उन्होंने शालीनता दिखाई। उन्होंने निया से उसके टीचर के बारे में और कुछ नहीं पूछा। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद काला जादू करने वालों का सतर्क रहना स्वाभाविक था। वे निया को मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे। रात और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन निया के मन में सवालों का अंधकार और घना था। अगर बोयान सच में उसके पीछे थे, तो क्या अगली सुबह सिर्फ एक मुलाकात होगी, या फिर किस्मत का ऐसा मोड़ जिसके बाद लौटने का रास्ता नहीं बचेगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 249। आखिरकार वो लड़की आ ही गई। अब तक कहानी में निया किसी तरह बोयान की नजरों से बच निकली, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था।
अब उसे सच बताने के लिए अपने टीचर के पास जाना ही था। मैं कल सुबह सबसे पहले अपने टीचर से मिलूंगी। निया ने मन ही मन हिसाब लगा लिया था, आज रात काला जादू विभाग लौटना नामुमकिन था। यंकेश ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, अगर बोयान जी की तरफ से कुछ भी बदलाव हुआ तो मैं तुम्हें तुरंत उनकी खबर भिजवा दूंगा। मैं पुजारी विभाग का प्रतिनिधि हूं। सुबह मैं उनके आसपास ही रहूंगा ताकि वो अचानक काला जादू विभाग में न पहुंच जाए। उसकी आंखों में भरोसा था। पांचों ने थोड़ी देर और चर्चा की। आखिर फैसला हुआ, निया सुबह अपने टीचर से मिलेगी। तन में निझूमी पुजारी विभाग में ही रुकेगा और यंकेश से खबर लेता रहेगा। अगर जरा भी अनहोनी लगी तो वो फौरन काला जादू विभाग भागकर निया को बता देगा। यंकेश और तन्मय की मदद से निया का दिल पहले जितना भारी नहीं रहा। फिर भी भीतर कहीं हल्की बेचैनी बनी हुई थी। अगली सुबह होते ही निया काला जादू विभाग की तरफ निकल पड़ी। तन्मय उसके साथ था, साफ तौर पर उसकी हिफाजत के लिए। निशांत पिछले कुछ दिनों से बीमार होने का बहाना कर छुट्टी पर था। एक दिन और गायब रहने से किसी को शक नहीं होता। जैसे जैसे वो वीरान रास्ते की ओर बढ़ी, जालिम पहले ही अपने होश फैला चुका था। वो आसपास हर कोना टटोल रहा था। कहीं कोई घात तो नहीं, लेकिन सब कुछ सामान्य था। बोयान भले उस श्राप सीखने वाली स्टूडेंट की पहचान जानने को उत्सुक थे, पर उन्हें भी पता था मंथन ग्रह पर काला जादू करने वालों की मौजूदगी बहुत नाजुक मामला है। इसलिए उन्होंने किसी और को निगरानी पर नहीं लगाया था। यह पहली बार था जब निया दिन के उजाले में काला जादू विभाग आई थी। सफेद इमारतों की दीवारों पर हरी बेलें लिपटी थीं। धूप में वो जगह और भी ज्यादा वीरान लग रही थी। टूटी हुई मूर्तियों के पास से गुजरते हुए वो सीधे काला जादू टॉवर की तरफ बढ़ी। टॉवर की पहली मंजिल पर दिन में भी रोशनी वाले क्रिस्टल जल रहे थे। यदुराज जी अपनी मेज पर बैठे थे। चारों ओर किताबों का ढेर लगा था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उनकी आंखों में हल्की बेचैनी साफ झलकती। उन्होंने किताब पर नजर टिकाई हुई थी, पर मन कहीं और भटक रहा था। वो लड़की 3 दिन से नहीं आई। क्या उसके साथ कुछ हो गया? उन्होंने पन्ना पलटा, पर शब्द जैसे दिमाग में उतर ही नहीं रहे थे। भले ही उन्हें निया को पढ़ाते ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, पर वो जानते थे काला जादू के रास्ते पर चलने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। वो रोज वक्त पर टॉवर में हाजिर होती थी, और अब 3 दिन से गायब। यदुराज जी का दिल अशांत था। उन्हें डर लग रहा था कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। तभी खामोश टॉवर के दरवाजे से एक पतली सी परछाई भीतर आई। टीचर! निया आज्ञाकारी ढंग से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अगर कोई यदुराज जी के स्वभाव को जानता तो समझ जाता कि वो रोज सुबह से रात तक उसी का इंतजार करते रहे थे। उसे देखते ही उनकी कसी हुई सांस ढीली पड़ी। तुम आ गई। उनके चेहरे की कठोरता पिघल गई। निया ने हल्का सिर झुकाया। माफ कीजिए, मैं नहीं आ पाई। पिछले कुछ दिन बीमार थी। कल रात आने वाली थी, लेकिन प्रमुख बोयान काला जादू विभाग के दरवाजे पर ही घात लगाए बैठे थे। दूसरा हिस्सा सुनते ही यदुराज जी का चेहरा बदल गया। अभी जो राहत आई थी वो पल में चिंता में बदल गई। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। निया ने गहरी सांस ली। टीचर, मुझे लगता है प्रमुख जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं वहां से खिसक आई। उसने अपने दोस्तों, आर्यन और बाकी सबका जिक्र नहीं किया। वो उन पर भरोसा करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था यदुराज जी दूसरे विभागों के लोगों से उसके घुलने मिलने को कैसे देखेंगे। टॉवर में सन्नाटा छा गया। यदुराज जी की उंगलियां मेज पर रखी किताब के किनारे पर कस गईं। अगर प्रमुख सच में शक कर चुके थे तो अब बात सिर्फ पहचान छिपाने की नहीं रही थी। अब सवाल था
क्या वो इस टॉवर को भी सुरक्षित रख पाएंगे? और शायद अगली चाल जो प्रमुख चलेंगे वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं, पूरे खेल की दिशा बदल देगी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 250 चांदनी क्रिस्टल जड़ित अद्भुत हार। ज्यादातर काला जादू करने वालों का स्वभाव सीधा नहीं होता। उनकी सोच कब किस मोड़ पर पलट जाए कोई भरोसा नहीं। दत्त यदुराज जी अचानक कुर्सी से खड़े हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ चल रहा था। वो दरवाजे की घूरने घूरने लगे जैसे सामने ही कोई खड़ा हो। मुझे पता था वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं है। वो जरूर तुम्हारी पहचान जानना चाहता है ताकि पहले से चाल बिछा सके। सोचा भी नहीं था कि वो बूढ़ा लोमड़ी बोयान मेरी स्टूडेंट पर नजर डालेगा। उनकी मुट्ठियां कस गईं। बोयान को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था, इसीलिए शुरू से ही उन्हें उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। ऊपर से देखने में शौर्य एकेडमी के प्रमुख बड़े पवित्र और निष्पक्ष दिखते थे, लेकिन सच ये था उन्हें काला जादू करने वालों में हद से ज्यादा दिलचस्पी थी। यदुराज जी किसी भी हाल में निया की पहचान उजागर नहीं होने देना चाहते थे। एक बार बोयान को सच पता चल गया तो मुसीबतें रुकने वाली नहीं थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, अगली बार जब उनसे सामना हो बहुत सावधान रहना। वो साधारण आदमी नहीं है। यह चेतावनी देते वक्त उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। यहाँ तक कि उन्हें खुद भी पूरा भरोसा नहीं था कि वो बोयान से आसानी से निपट पाएंगे। निया ने सिर हिलाया। मैं और सतर्क रहूंगी, लेकिन प्रमुख की ताकत के सामने उनसे छुपकर काला जादू विभाग पहुंचना आसान नहीं है। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। चोरी छिपे घुस जाना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन यह दुनिया अलग थी। यहाँ लोग जादू से ही उसकी मौजूदगी भाप सकते थे। अगर सामने सिर्फ स्टूडेंट होते तो चिंता नहीं थी, लेकिन बोयान एक महाधीश थे। भले वो अदृश्य हो जाए, फिर भी वो अपने जादू से उसकी सही जगह पकड़ सकते थे। जब तक मैं यहाँ हूँ डरने की जरूरत नहीं। यदुराज जी की आंखें हल्की सिकुड़ी। मन ही मन उन्होंने बोयान को 1000 बार कोसा। फिर उन्होंने अपनी जादुई अंगूठी सक्रिय की। चमक की हल्की लकीर उभरी और उनके हाथ में एक चांदी सी चमकता सफेद क्रिस्टल का हार आ गया। ये हार मैंने चांदनी क्रिस्टल से बनाया है। जब तक तुम उनकी सीधी नजर में नहीं आओगी, तब तक बोयान का जादू तुम्हारी मौजूदगी महसूस नहीं कर पाएगा। उन्होंने वो चांदनी का हार निया की तरफ बढ़ा दिया। हार हाथ में लेते ही निया को उसमें से हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे ठंडी रात में चांदनी की नरम रोशनी छू रही हो। जालिम की आवाज उसके मन में गूंजी। ये कोई साधारण चीज नहीं है। उसका स्वर गंभीर था। चांदनी क्रिस्टल लुवाश जाति के लूनार महाद्वीप में मिलता है। वहां की दुनिया रहस्यमय ताकतों से भरी है। उस क्रिस्टल में भरी चांदनी शक्ति पहनने वाले के चारों तरफ प्राकृतिक पर्दा बना देती है। वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, एक इच्छाधीश भी तुम्हारी मौजूदगी महसूस नहीं कर सकता, महाधीश भी नहीं जैसा। उसने हल्की हंसी भरी सांस छोड़ी। लगता है यदुराज जी तुम्हें बहुत मानते हैं। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने चांदनी क्रिस्टल की गिनती की चीजें ही देखी हैं। पूरे मंथन ग्रह में शायद 2 या 3 वस्तुएं ही होंगी जो इससे बनी हों। जालिम ने धीरे से जोड़ा। याद है, तुम्हारे साथियों ने कहा था कि जो काला जादू करने वाले निर्वासन से बच निकले वो साधारण नहीं होंगे। मुझे यकीन है शिकार से बचने में यदुराज जी की यही चांदनी का हार काम आई होगी।
जालिम बहुत कम चीजों पर ध्यान देता था और ये हार उन्हीं चुनिंदा वस्तुओं में से एक था। निया की उंगलियां उस हार को कसकर पकड़ गईं। दिल में एक अजीब सी कसक उठी। अगर जालिम की बात सही थी तो इसका मतलब साफ था। सालों तक जिसने यदुराज जी को छिपाकर रखा, जिसने उन्हें जिंदा रहने का सहारा दिया, वही एकमात्र सुरक्षा की वस्तु उन्होंने आज बिना झिझक उसे सौंप दी। निया की आंखें हल्की नम हो गईं। वो कुछ पल चुप खड़ी रही। उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ एक हार नहीं, ये भरोसा था, ये सुरक्षा थी, ये एक गुरु का अपनी शिष्या पर अटूट विश्वास था। लेकिन सवाल अब भी बाकी था। अगर प्रमुख को इस चांदनी के पर्दे का अंदाजा हो गया, तो क्या अगली चाल और भी खतरनाक नहीं होगी? और क्या सच में ये हार आने वाले तूफान को रोक पाएगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना।